प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध भूगोल में जिन विद्यार्थियों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी का चयन किया है, उनके लिए आज प्रथम यूनिट का तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं और इसका हेडिंग है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। कोई ऐसा विचार या कल्पना जिसकी परीक्षा करने के बाद उसके सत्य की स्थापना की जा सके, यानी कोई कल्पना तथ्यों के आधार पर सिद्ध नहीं हो जाती जब तक केवल वो एक तर्क वाक्य होती है, परंतु जब कोई परिकल्पना तथ्यों के द्वारा परीक्षण में सिद्ध हो जाती है तो वह सिद्धांत बन जाती है। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं, कोई सिद्धांत जब तक परीक्षण द्वारा सत्य सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वह केवल एक परिकल्पना होता है। अर्थात परिकल्पना एक तर्क वाक्य है जो किसी भी तथ्य को परीक्षण करने के लिए पूर्व कल्पित किया जाता है। यानी सिद्धांत वह परिकल्पना होती है जो परीक्षण के बाद सत्य सिद्ध हो जाती है। कोई भी व्यक्ति शोध करने से पूर्व एक ऐसा विचार या तर्क वाक्य को कल्पना के रूप में लेता है जिसमें शोध के दौरान उसका परीक्षण करता है, और परीक्षण करने के बाद जब वो सत्य हो जाता है तो वो सिद्धांत बन जाता है। हम परिकल्पना को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी समस्या के अध्ययन के पूर्व परिकल्पनाएं निर्धारित की जाती हैं, फिर परिकल्पनाओं को हम सांख्यिकीय या प्रयोगात्मक विधि से सिद्ध करते हैं, और सिद्ध करने में वो सत्य सिद्ध हो जाती है तो फिर वो अध्ययन सारगर्भित और सत्य सिद्ध हो जाता है। परिकल्पनाओं की आवश्यकता। किसी भी अध्ययन में परिकल्पनाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भूगोल का उद्देश्य अपने अध्ययन क्षेत्र की परिघटनाओं का वर्णन व सकारण व्याख्या करना है। यानी परिघटनाओं के पारस्परिक संबंधों व परिघटनाओं को वातावरण के अंतर संबंधों को स्थापित करना होता है। परिघटनाओं के विश्लेषण और व्याख्या के लिए सिद्धांतों का प्रतिपादन व प्रेक्षण के द्वारा हम परीक्षण करते हैं, और परीक्षण के आधार पर प्रवृत्तियों और नियमों का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि भूगोल में अधिकांश नियम प्रकृति पर आधारित होते हैं। भौतिक भूगोल में भौतिक घटनाएं प्राकृतिक नियमों के अनुसार घटित होती हैं, जबकि मानव भूगोल में घटनाएं ऐसी होती हैं जो अटल नियम से कार्य कर नहीं होती हैं। अतः मानव भूगोल की बहुत सी परिकल्पनाएं सिद्धांत बन चुकी है, जैसे सेंटर प्लेस थ्योरी, लोकेशन थ्योरी। इसके अलावा बहुत सारी परिघटनाएं ऐसी भी हैं जो आज मानव भूगोल में सिद्धांत के रूप में प्रचलित हैं। परिकल्पनाओं की उत्पत्ति। परिकल्पनाओं की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है। नंबर 1, भूगोल वेत्ताओं की व्यक्तिगत परिकल्पना शक्ति से। अर्थात भूगोल वेत्ता अपनी परिकल्पना से, अपनी कल्पना से परिकल्पना का निर्माण करता है। जैसे वान थूनेन ने अवस्थिति परिकल्पना का प्रतिपादन किया, किस्टलर ने केंद्रीय स्थान परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो कि उनकी स्वयं की कल्पना शक्ति से थी। दूसरा प्रकार है पुनरावर्ती स्थानिक प्रतिरूपों के प्रेक्षण से। इसमें स्थान विशेष पर पाए जाने वाले मॉडल्स के प्रेक्षण करने से परिकल्पना की उत्पत्ति होती है। अर्थात पहले से दी गई किसी भी कल्पना को पुनः पुनरावृत्ति करके प्रतिपादन किया जाए। जैसे लॉस का के मूल्य परिकल्पना, टाफे की परिवहन विकास परिकल्पना, हैरिस व उलमेन की बहुकेंद्रीय मॉडल। ये इसी प्रकार की परिकल्पनाएं हैं जो पुनरावृत्ति से उत्पन्न हुई है। तीसरा आधार है अन्य विज्ञानों से लिए गए विचारों से परिकल्पना की उत्पत्ति। इसमें भूविज्ञान से होम्स का सेवन तरंग सिद्धांत, वनस्पति विज्ञान के तांसले से पादप पारिस्थितिकी, अर्थशास्त्री वेबर का स्थिति सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जो अन्य विज्ञानों से लिए गए हैं, जो कि ये परिकल्पनाएं अन्य विज्ञानों के विचारों से उद्दीपन के द्वारा बनी है। चौथा आधार है
विचार उद्दीपन द्वारा, अर्थात स्थानिक शोध के दौरान शोधकर्ता के मन और मस्तिष्क में जो विचार उत्पत्ति होती है उससे भी परिकल्पनाओं का निर्माण होता है। जैसे मिलर की शॉटगन विधि, ये इसी प्रकार की परिकल्पना है। परिकल्पनाओं की विशेषता। प्रिय विद्यार्थियों, शोध परितंत्र में, शोध परिकल्पना में किस तरह की परिकल्पनाएं होनी चाहिए, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे नंबर 1, परिकल्पनाएं सरल और अध्ययन विषय के अनुरूप होनी चाहिए, अर्थात परिकल्पना का निर्माण अध्ययन विषय के अनुरूप होना चाहिए। अध्ययन से अलग हटेगा तो उसका कोई संबंध नहीं होगा। दूसरा है, परिकल्पना अनुसंधान कार्य का मार्गदर्शन करने वाली होनी चाहिए, अर्थात परिकल्पना आप जो निर्मित कर रहे हैं वो आपके अध्ययन विषय का मार्ग प्रशस्त करने वाले होने चाहिए, ये नहीं कि बाधा रूप में उत्पन्न हो। तीसरी विशेषता है, परिकल्पनाओं में अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि परिकल्पनाओं में आप क्या ले रहे हैं, जिसका कि परीक्षण करेंगे, और उस अवधारणा को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। चौथी विशेषता है, परिकल्पनाएं विशिष्ट होनी चाहिए, अर्थात सामान्य नहीं होनी चाहिए। परिकल्पनाओं में ये लगे कि आप जो शोध कर रहे हैं वो परिकल्पना अपने आप में ही एक उत्तर है। पांचवी विशेषता है, परिकल्पनाओं में ऐसे पूर्व विचार या अवधारणाएं होती है जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। परिकल्पना आवश्यक और उपलब्ध पद्धतियों के अनुरूप होनी चाहिए, यानी हमारे जो शोध करने के सिद्धांत हैं, परिकल्पनाएं उसकी पद्धतियों के अनुरूप होनी चाहिए। यदि आप उससे अलग हटकर परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे तो वो परिकल्पना फिर बाधा उत्पन्न करेगी। इसी तरह से सातवीं विशेषता है, परिकल्पना वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अध्ययन तर्क शक्ति के द्वारा या किसी विचार के द्वारा या किसी परीक्षण के द्वारा जब परीक्षण किया जाता है तो उसके बाद उसका वैज्ञानिक रूप होना चाहिए। इसलिए परिकल्पना की जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि परिकल्पना जब बनाई जाती है, निर्मित की जाती है, तो उसका आधार वैज्ञानिक होना चाहिए। और आठवीं विशेषता है, परिकल्पना प्रस्तुत अध्ययन समस्या का पर्याप्त उत्तर होना चाहिए, अर्थात शोध के लिए जो विषय चयन किया गया है उस शोध के विषय का उत्तर परिकल्पना में निहित होना चाहिए, ताकि परिकल्पना के परीक्षण के उपरांत उस शोध समस्या का परिणाम प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है परिकल्पनाओं का परीक्षण, अर्थात परिकल्पनाएं किस प्रकार से परीक्षण की जाती हैं, इसकी 3 प्रणालियां हैं। पहली है सांख्यिकीय विधियों द्वारा परीक्षण, अर्थात सांख्यिकी की जो विधियां हैं उनमें आंकड़ों के द्वारा परीक्षण किया जाता है। इसके लिए अप्रचलित परीक्षण है, प्रचलित परीक्षण है, प्रसरण परीक्षण है, काई स्क्वायर टेस्ट है, एप टेस्ट है, यू परीक्षण है, स्पेयरमैन रो परीक्षण है, स्टूडेंट टी टेस्ट है, और कंपैरेटिव एग्जामिनेशन अर्थात मीन, डेविएशन और रिग्रेशन के द्वारा भी परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है। ये उपरोक्त सांख्यिकी विधियों के द्वारा आंकड़ों के माध्यम से परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है। परिकल्पनाओं के परीक्षण की दूसरी विधि है प्रयोगात्मक परीक्षण, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, जैसे स्थलाकृतिक मिट्टियों, जल स्रोतों, खेतों के आकार, अभिगम्यता आदि के प्रयोगात्मक परीक्षण कर उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। तुलना करके ये जांचा जाता है कि उनके संबंध में बनाई गई परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई है या नहीं, अर्थात प्रयोगात्मक परीक्षण में कोई भी मिट्टियों के या जल के या खेतों के आकार के सैंपल लेकर और फिर उनका प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है, जिससे कि परिणाम प्राप्त हो सके। तीसरी विधि है अनुरूपों द्वारा परीक्षण, अर्थात मॉडल्स के द्वारा परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है। इसमें सिमुलेशन मॉडल महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो भी परिकल्पनाएं ली गई हैं उसमें प्रादेशिक संगठन, नेटवर्क एनालिसिस आदि से संबंधित परिकल्पनाओं या परिघटनाओं के परीक्षण के लिए काल्पनिक नकल विधि यानी सिमुलेशन मॉडल, जो सिमुलेशन विधि है वो है काल्पनिक नकल विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि जैसे रिचार्ड मोरिल ने
मॉन्टे कार्लो ने जो मॉडल बनाए हैं वो इसी प्रकार के हैं। सिमुलेशन के द्वारा परिकल्पनाएं मानकर उनका परीक्षण किया गया, जो कि उनकी मॉडल के रूप में आज भी प्रचलित है। इस प्रकार से शोध विधि तंत्र में हम परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। परिकल्पनाओं के निर्माण के बाद उनका आंकड़ों के आधार पर परीक्षण किया जाता है, और परीक्षण के बाद जो विश्लेषण आता है, जो परिणाम प्राप्त होता है, उसको हम लिपिबद्ध करके और समाज के सामने या हमारे परीक्षक के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से शोध विधि तंत्र में परिकल्पनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि किसी भी अध्ययन को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं।